आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास ना तो कोई सेना थी और ना ही कोई हथियार। उसके बावजूद उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को अपने घुटनों पर ला दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की। आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि गांधी जी केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। और जब विचार जाग जाता है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य जो है वो गिर जाता है। आज हम जानेंगे कि गांधी कैसे मोहन से महात्मा तक का सफर तय करते हैं और कैसे एक सामान्य, एक छोटे से गांव में, सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भारत के शीर्ष नेता बनकर भारत को आजादी तक पहुंचाते हैं। मोहन को महात्मा बनाने में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की कुछ घटनाओं का भी हाथ है। तो साउथ अफ्रीका में कौन से उन्होंने संगठन बनाए, कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, हम ये जानेंगे कि कैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं और कुछ ही वर्षों में, 3 या 4 वर्षों में भारत के एक शीर्ष नेता बन जाते हैं। कैसे भारत के बहुत बड़े समुदाय का जन समर्थन उन्हें प्राप्त हो जाता है, विश्वास उन्हें प्राप्त हो जाता है और भारत में वो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, वहां कौन कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं, गांधी जी का उन घटनाओं में क्या जुड़ाव है, गांधी जी की क्या भूमिका है, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। 1893 में वहां पर एक व्यापारी है, व्यापारी का नाम है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला व्यापार करते थे और उनका व्यापार सिर्फ भारत में नहीं था बल्कि भारत के बाहर अफ्रीका में भी था। ऑलरेडी उनके पास एक वकीलों की, आप ऐसे समझिए कि वकालत कर वकीलों का एक पूरा टीम है, लेकिन वो एक बैरिस्टर चाहते थे जो वकीलों को दिशा निर्देशित कर सके। कोई एक केस उनका साउथ अफ्रीका में चल रहा है और यहां गांधी जी 1893 में भारत से साउथ अफ्रीका प्रस्थान करते हैं। तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच में वो एक बार रेल यात्रा कर रहे हैं। जगह का नाम है पीटरमैरिट्सबर्ग। जब ट्रेन यहां पहुंचेगी तो कुछ अंग्रेज अधिकारी, हम ऐसा समझे कि वो आए वहां पर चेकिंग के लिए और उन्होंने बिना किसी कारण गांधी जी को बाहर निकाल दिया, ट्रेन से बाहर कर दिया। अभी तक हम क्या समझे? हमने गांधी जी के जीवन परिचय को डिस्कस किया, हमने गांधी जी के साउथ अफ्रीका के संघर्षों को डिस्कस किया और यहाँ एक घटना को भी डिस्कस किया, वो जो ट्रेन से गांधी जी को उतार दिया गया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि सिद्धार्थ जो है वो अपने घोड़े और सारथी के साथ घर से बाहर निकलते हैं और एक 4 दृश्य लगातार देखते हैं और उनका मन विचलित होता है और फिर वो संन्यास की तरफ जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। यानी कि सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के लिए भी वो घटना बहुत महत्वपूर्ण थी जिसने महाविनिष्क्रमण करने के लिए प्रेरित किया। मोहनदास के महात्मा बनने में भी ये जो पीटरमैरिट्सबर्ग की घटना है, ट्रेन वाली घटना है, इसका वही मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, योगदान है। ये घटना भी गांधी जी के जीवन में वही महत्व रखती है। ये होगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आगमन करें। भारतीयों ने ही उन्हें ये नाम दिया है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। हालांकि अंग्रेज खुश हैं और अंग्रेज गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दे रहे हैं। ठीक है, इसी समय एक और घटना हो रही है। क्या 1915 के आसपास अहमदाबाद में गांधी जी एक आश्रम की स्थापना कर रहे हैं। देखिए, एक आश्रम और पढ़ा था हमने, है ना, फीनिक्स आश्रम। या 1901 में क्यों? 1901 में तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे होंगे। गांधी जी बीच में 1893 से 1915 के बीच भारत आते रहे। हमने अभी डिस्कस किया कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी 1901 में भारत में जो कांग्रेस थी ना, उसके अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे और वो यहाँ ये देखने आए थे कि कैसे भारत में कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रयास कर रही है। 1916 में गांधी जी को वहां बुलाया गया और गांधी जी वहां अपना पहला भाषण दे रहे हैं। आक्रोश है जलियांवाला बाग हत्याकांड का, वो आक्रोश, ये जो खिलाफत आंदोलन का आक्रोश है, खिलाफत के खिलाफ, खलीफा का पद समाप्त हुआ, वो वाला आक्रोश। और यहाँ आप देखेंगे रोलेट एक्ट के खिलाफ जो गिरफ्तार है भारतीय नेता, उनकी रिहाई के लिए जनता आक्रोश कर रही है और जो जन समर्थन चंपारण से, खेड़ा से, अहमदाबाद से मिला है, उन सबको एक साथ कर गांधी जी भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। क्योंकि गांधी जी ये भाप चुके हैं कि कांग्रेस टूट रही है और शायद देखिए, अब वो जमाना, वो समय वो वाला नहीं है ना, वहां तकनीक उतनी ज्यादा नहीं है। वहां लोगों तक बात पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता था कांग्रेस की अध्यक्षता। यात्रा का राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और यात्रा का लाभ जरूर उठाते हैं राजनेता जो होते हैं वो। गांधी जी इस दिन भारत में एक नया आंदोलन शुरू कर देते हैं जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1857 के बाद भारतीय भूमि पर किया गया दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया हमारा असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका क्या रही, अब इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी तक ना अंग्रेजों ने कभी हमारे, अब ऐसे समझिए कि साथ में बैठ के तो बात की ही नहीं। वो एक पूरा विचार ही था कि वो, मैंने कहा ना, वो जो घटना गांधी जी की हुई है 1893 वाली, जो 1893 के आसपास हुई है ना, कहाँ गई वो घटना? देखिए, वापस चलते हैं वहां पे। जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, याद करिए, और ट्रेन से उनको उतार दिया गया था 1893 पीटरमैरिट्सबर्ग, जहां पर अंग्रेज भारतीयों को अपने साथ बैठने योग्य नहीं मान रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह प्रभाव है, गांधी जी का यह प्रभाव पड़ रहा है, पूरे देश के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसका यह प्रभाव पड़ रहा है कि हम एक साथ मेज पर आ गए।
यानी अब भारतीयों का एक नेता अंग्रेजों का जो वायसराय है उसके साथ एक मेज पर बैठकर डिस्कस कर रहा है, डिस्कशन टेबल तक पहुंचा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी। देखिए, पहले 1920 के आंदोलन में हमने असहयोग किया था, 1930 के आंदोलनों में हमने सविनय अवज्ञा की थी, अवज्ञा, उनकी बात नहीं सुनना। पहले में असहयोग, उसके भी पहले 1905 में हम बहिष्कार कर रहे हैं, तो पहले बहिष्कार किया, फिर असहयोग किया, अब उनकी बात भी नहीं सुनना है। अच्छे से सविनय, अच्छे से उन्हें मना कर देना कि नहीं भैया, आपकी बात हमें सुननी ही सुननी नहीं है। तो क्या हो गया, पहले में बहिष्कार, दूसरे में असहयोग, तीसरे में अवज्ञा, अब चौथे में ये सब तो हम कर ही रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि अब आप जाइए भाई, अब आप भारत छोड़िए। तो भारत में एक नया आंदोलन शुरू हो जाता है। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय भूमि पर स्वतंत्रता के लिए ये जो सबसे बड़ा तीसरा आंदोलन है, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, कब शुरू हुआ, 1942 में। पृष्ठभूमि क्या है, तो पृष्ठभूमि ये है, या महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो देखिए 8 से 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हो रहा है। बॉम्बे का एक ग्वालियर टैंक मैदान है जहां गांधी जी एक भाषण दे रहे हैं, ठीक है। जेबी कृपलानी जी एक नेता हुए हैं जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे जब भारत आजाद होगा। जब ये भाषण गांधी जी दे रहे हैं तो जेबी कृपलानी जी का एक उदाहरण है, एक कोट है, उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई दूत उतरकर आया है आसमान से और वो एक भाषण दे रहा है। जनता को गांधी जी ने कहा कि अब वक्त आ गया है और यही वो वक्त है जहां हमें आजादी प्राप्त करनी है, करो या मरो का उन्होंने नारा दिया कि या तो अब करना है, इन्हें आजादी को प्राप्त करना है, या जीवन के अंत के लिए भी अब आप तैयार हो जाइए। इस आंदोलन, यह आंदोलन पूरे देश में फैला। बड़े बड़े नेताओं की अंग्रेजों ने गिरफ्तारी कर ली, लेकिन उसके बावजूद छोटे नेताओं का, जनता का इस आंदोलन को समर्थन मिला। अंग्रेज परेशान हो चुके थे इस आंदोलन से। इस आंदोलन में जो भारतीयों की मांग थी वो थी भारत को अब पूर्ण स्वराज चाहिए, संविधान सभा का गठन किया जाए और अंग्रेज अब शासन छोड़कर चले जाएं। भारतीयों की इस मांग को पर विचार करने के लिए क्रिप्स मिशन भी भारत आता है और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आएगा, लेकिन ये पूरी तरह असफल हो जाएगा। भारतीय नेता इसे पूरी तरह ठुकरा देंगे, पूरी तरह असफल हो जाएगा। गांधी जी इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक ऐसा चेक जिसकी डेट जा चुकी है। और जवाहरलाल नेहरू जो है उसमें आगे एक शब्द और जोड़ देते हैं कि ये तो बैंक भी जाने वाला है। अब जो खुद हार रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनका भारत क्यों समर्थन करे। इवन यहां तक हुआ कि जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाही हुआ करते थे, भारतीय मूल के सिपाही हुआ करते थे, वो भी अब ब्रिटेन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। और यह भारत के इतिहास का सबसे सफल आंदोलन हुआ, गांधी जी द्वारा चलाया हुआ। इसके काफी ज्यादा दूरगामी और आप ये कहिए कि वास्तविक परिणाम जो है वो हमको प्राप्त होते हैं। किस रूप में, 15 अगस्त 1947 को भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो समाप्त हो जाता है।